नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को वो सज़ा भुगतनी पड़ेगी, जो सज़ा अब उनको मिलने वाली है। अरविंद केजरीवाल सीएए पर एक नैरेटिव सेट करने में जुटे हुए हैं। बुधवार को केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, यानी कि पूरा रायता फैलाने की उन्होंने एक मुहिम छेड़ ली है और रायता फैलाना, नैरेटिव सेट करना, परसेप्शन सेट करना, ये उनका एक शगल भी है। लेकिन ईडी की पेशी के लिए उनके पास वक़्त नहीं है और 100 बहाने हैं उनके पास। अरविंद केजरीवाल परसेप्शन बनाने में बहुत ही माहिर हैं, लेकिन हाई कोर्ट का एक एक्ट उनकी सारी की सारी परसेप्शन को धराशायी कर देगा। उसी पे दोस्तों बात करेंगे। और दिलचस्प ये है कि हाई कोर्ट का ये एक्ट उन्हीं की पार्टी के नेता के लिए प्रयोग किया गया है। इन दिनों कुछ ऐसे आदेश सुप्रीम कोर्ट ने भी पास किए हैं जिनकी वजह से अरविंद केजरीवाल का गला सूखा हुआ है, उनकी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि कानून तो वो जानते हैं और उन्हें पता है कि वो कानून की गिरफ्त के बहुत नज़दीक है। वो आदेश है कि किसी भी व्यक्ति को ईडी और सीबीआई की जांच में सहयोग करना ही है अगर ये प्रीमियर जांच एजेंसी उसको समन जारी करती हैं तो। पेशी पर भी जाना पड़ेगा। समन्स का इनफैक्ट रिस्पेक्ट भी करनी होगी। ईडी बुलाए तो हर हाल में जाना ही है। एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये कह रहा है। अब जानते हैं कि असल में हुआ क्या है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आपके ही विधायक अमानतुल्लाह खान की जो अग्रिम जमानत अर्जी है, उसको खारिज कर दिया है। देखो दिस पीपल आर वेरी स्मार्ट। एंट्रिम बेल के लिए अर्जियां लगाई हुई हैं एंड एंड ऑफ दिस लास्ट वीक हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी की ओर से बार-बार सम्मन जारी होने के बावजूद अमानतुल्लाह खान जांच में शामिल नहीं हुए। उनका ये रवैया जांच में बाधा पहुंचाने जैसा है। वो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों का हवाला देकर के जांच में शामिल होने से बच नहीं सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। कोई विधायक हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। यानी कि कानून का सम्मान करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसके अनुसार चलना, ये विधायक हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसका वो पालन करे। कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। जहाँ मैं आपको थोड़ा-सा रोक करके याद दिलाना चाहती हूँ कि केजरीवाल को 8 समन मिल चुके हैं। आप ये भी जानते हैं कि केजरीवाल ने पहले 5 समन को तो कैसे-कैसे इग्नोर किया, उनका जवाब तक नहीं दिया और ऐसे ही कह दिया कि वो विधानसभा के चुनाव में जा रहे हैं, वहाँ वो स्टार प्रचारक हैं, अब वो गोवा जा रहे हैं, अब वो पंजाब जा रहे हैं, अब वो मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं, ब्ला-ब्ला। उनके पास बहाने बहुत हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो आप ये समझ लीजिए कि वो जो फैसला था, आंध्रा हाई कोर्ट से एक अपील खारिज होती है 4 अधिकारियों की, चारों गेजेटेड ऑफिसर थे। उनकी जब अपील वहाँ से खारिज हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के सामने तो जाना ही पड़ेगा, आप सम्मन को इग्नोर कर रहे हैं, ये गलत है। उस मामले में ये आदेश आया था। तो ये आदेश सभी के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी जाँच एजेंसी के सामने पेश होना पड़ेगा, अगर जाँच एजेंसी कॉल करती है तो। अदरवाइज़ ईडी या सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। अब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब अमानतुल्लाह खान की बात करते हैं। आपके विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, इन पे आरोप है कि इन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जब ये वहाँ काम कर रहे थे, उस दौरान मानदंडों और सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से
कई लोगों की भर्ती कराई और ईडी की तरफ से ये भी कहा गया है कि अमानतुल्लाह खान दिल्ली के वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के एवज में बड़ी रकम ले रहे थे। वो रकम करोड़ों में है और ये खान साहब जो है, इन्होंने इस पैसे को अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए निवेश भी किया। अब ऐसा होता है, मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया कि ये जो जाँच करने का तरीका होता है ना, ईडी, सीबीआई, इनका ये डॉट से डॉट मिलाते हैं। अब ऐसे-ऐसे लोग मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और ये इनके अमानतुल्लाह खान साहब, ये सब लोग पैसा तो खाते हैं, लेकिन इनको पैसे की लॉन्ड्रिंग कैसे करनी है, लॉन्ड्रिंग मीन्स कैसे इधर-उधर करना है, ये भी ये जानते होते हैं। और इन्होंने लॉन्ड्रिंग इस तरीके से की कि मतलब अचल संपत्ति खरीद ली या हवाला के ज़रिए पैसा इधर-उधर कर दिया या फिर सोना या कुछ भी ऐसी चीज़ खरीद ली जो कि आप किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन ये जाँच एजेंसियाँ ऐसे ही नहीं प्रीमियर जाँच एजेंसियाँ हैं, ये सब कुछ देखती हैं। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा भर्ती में जो भी अनियमितताएँ हुई हैं, उससे जुड़ी हुई है। और ये भी कहा गया है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए 32 लोगों की अवैध रूप से भर्ती की। अब सवाल ये है कि क्या केजरीवाल को इसकी भनक नहीं थी? मतलब वो तो खुद ही खाने और कमाने में लगे हुए हैं, उन्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब उनके पास बहाने कई हैं, पहले मैं इनकी बात खत्म कर लूँ, खान साहब की। तो इस केस में ईडी ओखला विधायक के परिसरों में छापेमारी कर चुकी है और ईडी ने ये दावा किया है कि खान के दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती से अपराध की जो उन्होंने अ, आय अर्जित किया है, जो उन्होंने पैसा अर्जित किया है, यानी कि जो उन्होंने पैसे का लेन-देन करके मनी की लॉन्ड्रिंग की है, वो अब पकड़ में आई है और अदालत ने बड़ी तीखी टिप्पणी की है। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि जो अदालत ने एक्ट किया है अमानतुल्लाह खान के लिए, वही एक्ट अब केजरीवाल के लिए बहुत मुसीबत बनने वाला है। अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जज ने क्या कहा? यू नो उन्होंने कहा कि बार-बार जाँच एजेंसी के सम्मन को नज़रअंदाज करना जाँच में रुकावट पैदा करने के समान है। आप अंडरलाइन कीजिए, मैं आपको फिर से समझाती हूँ कि बार-बार जाँच एजेंसी के सम्मन को इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना, जाँच में रुकावट पैदा करने के समान ही है। एंड यू नो व्हाट केजरीवाल इज़ डूइंग? द सेम थिंग ही इज़ डूइंग। 8 सम्मन इग्नोर कर चुके हैं। चलिए पहले इनको निपटा लेते हैं अमानुल्लाह साहब को। जाँच में खलल पैदा करना प्रशासन के न्याय में खलल पैदा करने जैसा ही है। यानी कि उन्होंने इस बात पे फ़ोकस किया है, मतलब ये जो टिप्पणी है जज की बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यही टिप्पणी केजरीवाल के लिए गले का फंदा बन जाएगी। उन्होंने कहा है कि बार-बार जाँच एजेंसी के सम्मन को नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना जाँच में रुकावट पैदा करने जैसा ही है। जाँच में खलल पैदा करना प्रशासन के न्याय में खलल पैदा करने जैसा ही है। इसे अनुमति देने पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर विश्वास को कम करता है। अब आप समझिए इसको। इससे अराजकता पैदा होती है और अदालत ने ये भी कहा कि विधायक कानून से ऊपर नहीं है। अदालत ने आगे ये भी जोड़ा कि लोगों को सच जानने का अधिकार है। एक पब्लिक फिगर का जांच एजेंसी के साथ सहयोग करना सार्वजनिक सेवा और लोगों को जांच एजेंसी द्वारा लगाए गए आरोपों को सच्चाई जानने का हक है। अब आप में से ही बहुत सारे लोग आए दिन कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि हमें बताइए कि केजरीवाल पे कब एक्ट हो रहा है, कब उन पे कार्रवाई हो रही है। इवन मतलब वो सीधे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि केजरीवाल को कब गिरफ्तार किया जाएगा।
क्योंकि हम भी आए दिन उनसे बात करते हैं आप लोगों से कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब हम सोचते हैं कि आपको सब कुछ बताया जाए, तो जितना सही और सच होता है, उतना ही आपको बताते हैं। तो नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट। केजरीवाल ने अभी तक क्या किया है? यही तो वो कर चुके हैं। 8 सम्मन को इग्नोर कर चुके हैं। ज़ाहिर है इससे जाँच में खलल तो पैदा हुआ ही है और मतलब उन्होंने तो ईडी को इरिटेट कर दिया है। इससे ऑब्वियसली अराजकता पैदा होती है जब किसी को सम्मन दिया गया है और वो पहुँच नहीं रहा है, पेशी पर नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो सरकारी कामकाज है, उसमें खलल पैदा होता है और एक मैसेज जाता है अराजकता का, जो कि बहुत ही गलत है। केजरीवाल को 2 मामलों में कोर्ट में हाज़िर होना है। कब? 16 तारीख को, यानी कि आज है 14 तारीख और उनके पास समय कितना है? हार्डली 48 आवर्स का। और इस बार बहुत कुछ उनके लिए कहना चाहिए कि बुरी खबर के रूप में है। एक तो वो जिसमें ईडी ने सम्मन पर पेश होने के लिए उन्हें कहा है, 2 केसेज़ है ना राउज़ एवेन्यू में। एक कोर्ट में तो उन्होंने वर्चुअली पेशी दी थी। उनके वकील ने पता नहीं क्या पढ़ाया जजेस को, वो मान भी गए और इधर अरविंद केजरीवाल ने अपना विधानसभा का सेशन बुला लिया, बजट सेशन और बस उसके बाद तो उनको 1 महीने का पूरा टाइम मिल गया। ये लॉजिक देकर के उन्होंने अपनी पेशी वर्चुअली करवाई थी, वो पर्सनली नहीं गए थे। और उनके वकील ने ये कह दिया कि अब आप मार्च की कोई तारीख दे दीजिए और उन्हें 16 मार्च की तारीख मिली हुई है। इसके बाद सम्मन जारी हुआ, उसके बाद फिर से अरविंद केजरीवाल का वही रटा-रटाया बहाना कि आपको पता नहीं है, मामला कोर्ट में चल रहा है, तो आप बार-बार सम्मन क्यों दे रहे हैं? मतलब देखिए, ये तब की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका था कि किसी भी व्यक्ति को सम्मन की रिस्पेक्ट करनी है और पेश भी होना है। उसके बावजूद भी उन्होंने ईडी को ये कहा कि आपको पता होना चाहिए कि मामला कोर्ट में है, इसलिए आप बार-बार सम्मन क्यों दे रहे हैं? और उस दिन के बाद से ईडी ने कोई सम्मन दिया भी नहीं है। आई डोंट नो कल उनको फिर से कोई नया सम्मन मिल जाए, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इसके बाद ईडी ने कोर्ट में एक शिकायत दर्ज की। ये लास्ट वीक की बात है और उसके बाद मुसीबतें और बढ़ गई हैं। अब 2-2 रीज़न हैं उनके पास पेशी पे जाने के लिए, यानी कि 2 साइमल्टेनियसली मामले चल रहे हैं। एक शिकायत का मतलब दोनों है तो एक ही, लेकिन दोनों अलग-अलग समय पे एक शिकायत है जो दर्ज की गई है, एक अपील है जो इन्हें ये कहती है केजरीवाल को कि आप पेश होइए। तो 16 मार्च को 2 मामले हैं जिनमें इनकी पेशी है, लेकिन अब कोर्ट का तो रुख देखते हुए नहीं लगता कि केजरीवाल को ज़्यादा मोहलत दी जाएगी क्योंकि अब एक तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जो अमानतुल्लाह पर जो फैसला दिया है, इसको फैसला नहीं कह सकते, उन्होंने ये कमेंट किया है, जो उन्होंने एक एक्ट लिख कर के दिया है। ये कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति बार-बार एजेंसी के सम्मन को नज़रअंदाज करता है, तो ये एक तरह से सरकारी काम में यानी कि जाँच में रुकावट पैदा करने जैसा ही है। जाँच में खलल पैदा करना, प्रशासन के न्याय में खलल पैदा करने जैसा ही है। और दैट इज़ व्हाट केजरीवाल इज़ डूइंग अगेन एंड अगेन। आप ये देखिए कि नवंबर से ये सिलसिला शुरू होता है सम्मन्स का और मार्च आ गया है, यानी कि केजरीवाल जी जो एक सीएम भी हैं, ईडी को उन्होंने 5 साढ़े 5 6 महीने तक टहला दिया। इससे ज़्यादा और कानून का, नियम का मज़ाक क्या होगा? तो अब इस बार जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, वो जो कहता है, उसके अनुसार तो इमीडिएटली केजरीवाल की अरेस्टिंग हो सकती है एंड जो हाई कोर्ट ने कहा है, उसका भी लबो-लबाब यही है
कि आप सम्मन की रिस्पेक्ट कीजिए और पेशी पर हाज़िर होइए, जो भी जाँच एजेंसी आपको सम्मन करती है, आपको कॉल करती है। तब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल 16 तारीख को 2-2 कॉल हैं उनको कोर्ट की तरफ से, और इन द मेन टाइम अगर उनको कोई सम्मन आ जाता है, तो उसको मिला कर के 3 कॉल हो जाएँगी। तो वो उन कॉल्स को किस तरीके से लेते हैं, यानी कि वो कानून को सहयोग करते हैं कि नहीं करते। बतौर सीएम उनको कानून का सम्मान करना चाहिए। ये काम तो ख़ैर उन्हें 4-5 महीने पहले ही कर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो ये समझते हैं कि वो सीएम हैं। ईडी की टीम और ईडी उसे वो शायद से कुछ समझते नहीं हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले में ख़ास तौर पे जो अलग-अलग स्टेट्स से भी जो सुनने में आ रहा है, ईडी के समन्स पे चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, उसे ईडी के सम्मन पे पेश होना ही होगा। और ये तो केजरीवाल खुद ही कह चुके हैं ना। इन्होंने एक ट्वीट किया था 2012 में, तब शायद लालू वगैरह को जाँच के लिए बुलाया गया था और वो गए नहीं थे। तो इन्होंने कहा था कि लोग ऐसा करते हैं जब कोई जाँच एजेंसी उन्हें बुलाती है और वो नहीं जाते, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। उन्होंने ये शब्द यूज़ किया था कि मुझे बड़ी शर्म आती है। लोगों को जाँच एजेंसियों के बुलावे पे पेश होना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल जी, आप भी कृपया अगर इस बार पेश हो जाएँगे, तो हो सकता है कि आपको कुछ रियायत मिल जाए। अन्यथा आपको पता ही है कि आपके जो मेंटोर हैं, हेमंत सोरेन, उनके साथ क्या हुआ। तो और कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपने मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में अपनी टिप्पणी दे कर के। और आप अगर मेरे कंटेंट पसंद कर रहे हैं, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, कि ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।